हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको डेली 2 क्लासेस मिलती है, जिसमें मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट बीपीएससी और झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स को दे सकते हैं, जो कि नोट्स आपका हैंड रिटन फॉर्मेट में पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। कल हम लोगों ने क्लास में देखा था कि जो भारतीय विचारक है, जो भारतीय समाजशास्त्री हैं, तो उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइनर फॉर्म में, वैसे कुछ क्वेश्चन को देखा था। आज हम लोग चलिए देखते हैं ऑप्शन वे में कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन है। यहाँ पे आपको दिया गया है महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो और उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, भारतीय विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री अरविंद जी के से रिलेटेड है कि विश्व राज्य की कल्पना किसने की थी, तो श्री अरविंद जी ने की थी। अरविंद का जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जो विचार था यह संकीर्ण न होकर बड़ा व्यापक और महान था, पूरे विश्व राज्य की संकल्पना ये करते हैं। ठीक है, वे राष्ट्रवाद को विश्व संघ की स्थापना का लक्ष्य का प्राप्ति के लिए सोपान मानते थे। उनकी विश्व राज्य की कल्पना बड़ी विराट थी, बहुत बड़ी थी। विश्व राज्य की स्पष्ट करते हुए गिरिराज शरण ने अपने पुस्तक अरविंद ने कहा था, ये किसकी पुस्तक है, गिरिराज शरण की। इसमें उन्होंने लिखा है कि विश्व राज्य का अर्थ शक्ति का एक ऐसा दृढ़ केंद्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के एकीभूत संकल्प का प्रतिनिधित्व करेगा। तब इस केंद्रीय और सार्वभौम संस्था, जो शासक संस्था है, के हाथ में सब जो आवश्यक शक्तियां हैं, जैसे मान लीजिए शासनिक, प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक, ये सभी इसके अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अरविंद जी के अनुसार सच्चा राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नांकित में से कौन सी दशा आवश्यक है। तो उन्होंने, अरविंद जी के बात अगर आएगा तो वो किसकी बात करते हैं, नैतिक शिक्षा की। वे बताते हैं कि सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है। नैतिक शिक्षा हेतु अरविंद जी गुरु की प्राचीन भारतीय परंपरा के पक्षधर थे, जिसमें गुरु शिष्य का मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सहायक हो सकता था। अनुशासन द्वारा ही, एक नैतिक शिक्षा के माध्यम से ही विद्यार्थियों के अंतर्गत क्या होता है कि जो गुड मैनर्स है उनका निर्माण किया जाता है। उसके बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो स्टूडेंट लगे हुए थे उनको शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोलकाता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की भी स्थापना की गई थी, जिसके जो प्रधानाचार्य थे कौन थे, तो अरविंद जी को नियुक्त किया गया था। यही कॉलेज आगे चलकर जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप से भी विकसित हुआ। नेक्स्ट है हमारे थिंकर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का नारा था गांव की ओर लौटो। ये किसका नारा था, तो गांव की ओर लौटो। गांधी जी का मानना था कि तकनीकी और मशीनी श्रम को स्थानांतरित करती है। ठीक है, तकनीकी जो है ये श्रम को, मनुष्य का जो श्रम है उसको स्थानांतरित करी है। इससे बेरोजगारी, गरीबी, पर्यावरण विघटन, ये सब चीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने स्वराज की अवधारणा के माध्यम से संपूर्ण उदारवादी, स्वनिर्भरता, स्वपर्याप्तता पर बल दिया। उन्होंने युवाओं के लिए प्रसिद्ध नारा दिया था, टू गो बैक टू विलेजेस, यानी गांव की ओर लौटो। वे गांव के लिए हस्तकला उद्योग के पक्षधर थे। वे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते थे। इससे क्या होता था कि जो रोजगार के अवसर है वो ज़्यादा प्राप्त होते थे। फिर पर्यावरण का भी रक्षा होता था, ऊर्जा का भी बचत होता था। ये सब चीज़ों के बारे में बात करते थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विचारकों में से किसने अंत्योदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो अंत्योदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं कि अंत्योदय का अर्थ क्या होता है। अंत्योदय यानी अंत का उदय, अर्थात समाज का एकदम जो निम्नतम व्यक्ति है, जिसकी आर्थिक एकदम निम्न से निम्न जो व्यक्ति है उसका उदय की बात कर रहे हैं। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट से प्रभावित होकर लिया था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। और सर्वोदय का अर्थ होता है सभी का उदय।
सर्वोदय मतलब सभी का उत्थान करना, अंत्योदय यानी अंत का उदय करना, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाद में उन्होंने इस शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान करते हुए अंतिम लोगों का उत्थान जोड़ा है, जिसमें सबसे कमजोर और सबसे निचले लोगों को ऊपर उठाना था। और ऊपर उठाना का मतलब उनको सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उनको स्वावलंबन बनाना था। इसके लिए उन्होंने बाद में अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया, और यही शब्द का प्रयोग जयप्रकाश नारायण जी ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा। नेक्स्ट है किनके द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी? सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा महात्मा गांधी जी के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट है कि कौन सा विकास के गांधीवादी पद का भाग नहीं था? ठीक है, तो वो सामाजिक न्यायशीलता की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, संरचनात्मक कार्य की बात करते हैं, लेकिन सहकारी संघर्ष की बात वे नहीं करते। कल का जो थ्योरी था उसमें मैंने महात्मा गांधी जी का ट्रस्टीशिप का थ्योरी का भी लिंक दे दिया था, तो जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं कल का वीडियो एक बार जरूर देखिए, और न्यायशीलता का सिद्धांत का भी जरूर देखिए, इससे आपको वो हेल्पफुल ही होगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी के सत्याग्रह को बेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जाता है? महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह का बेबर से किस उनका कौन सा सिद्धांत का बोला है? तो मूल्य तार्किक क्रिया का। बेबर की मूल्य तार्किक क्रिया, यानी कि हमको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा बेबर जी ने कौन सा दिया था सिद्धांत अपना? तो मूल्य तार्किक क्रिया दिया था, जिसका लक्ष्य एवं साधन पर आधारित है। व्यक्ति अपने सीमित साधनों के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। गांधीवादी सत्याग्रह में हिंसा का कोई रास्ता नहीं है। शत्रु को प्रेम द्वारा ही सत्य का मार्ग दिखाना और उसके गलत एवं त्रुटिपूर्ण जो उसके रास्ते हैं, उसकी आदत है, उसके जो विचार है, उसको छुड़ाना, इसकी बात किया करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयास से 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, और जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों के विकास के अवसर उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो किनके प्रयास से? तो महात्मा गांधी जी के प्रयास से। महात्मा गांधी जी ने जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया था, क्योंकि उनके अंतर्गत अछूत जातियों को अवमानित होना पड़ता था। क्योंकि इसके अंतर्गत गांधी जी ने पूर्व अछूत जो जाति समूह है उसको हरिजन का, हरिजन मतलब ईश्वर की संतान का नाम दिया, और 1932 में उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था हरिजनों को राष्ट्रीय आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में रखे। गांधी जी ने उनका उत्थान करने का भरसक प्रयत्न वे करते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो उसको संरक्षता का सिद्धांत कहा जाता है, न्यायशीलता का सिद्धांत कहा जाता है, ट्रस्टीशिप की थ्योरी किया जाता है। वे बोलते हैं कि आप जो अपने संसाधन का यूज़ कर रहे हैं, आप उसके संरक्षक के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। आप उसको आप उसको ऐसा नहीं कि आप उसको जमा करके धन को रख लो। इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। इसका डिटेल्स वीडियो मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है, महात्मा गांधी जी के ट्रस्टीशिप थ्योरी को। गांधी जी के अनुसार हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि धनी वर्ग स्वेच्छा से अपना कर्तव्य समझकर निर्धन व्यक्तियों की सेवा करे। यह सेवा उनके अतिरिक्त धन से की जा सकती है। उनके पास जो अतिरिक्त धन है, ठीक है, जो धनी वर्ग है, उससे वो उन गरीब वर्गों का सेवा करे तो वो धन का सदुपयोग कर सकते हैं, जिससे जो दलित वर्ग है वो भी उनका भी अच्छा हो। और इससे उन क्या होगा कि जो पूंजीपति वर्ग है उनके मन में हृदय में सेवा का भाव आएगा, प्रेम का भाव आएगा, कर्म को वो निस्वार्थ भावना से कर सकेंगे, और वे ये सब चीज़ को ईश्वर का एक विधान के रूप में करें कि ईश्वर ने उनको ये आज्ञा दी है कि वो इन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सेवा प्रदान करें। तो उन्होंने बताया था कि जो धनी वर्ग के लोग हैं उनको एक संरक्षक के तौर पे, एक ट्रस्टी के तौर पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट है कि किसने कहा पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, पर बुराई तो उसका दुरुपयोग है। ये कथन किसका है? तो ये कथन महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? तो हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने 1933 में उनकी एक अंग्रेजी पत्रिका थी उसमें किया था। 1948 तक ये प्रकाशित हुआ था। हरि का अर्थ होता है भगवान तथा जन का अर्थ होता है लोग। नेक्स्ट है कि समस्त धर्म का एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाला विभिन्न मार्ग है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हिमायती थे? कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, उनका जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? हरिजन। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। महात्मा गांधी जी के राम राज्य की अवधारणा की क्या विशेषता थी? तो उनका जो राम राज्य का जो अवधारणा था उसकी विशेषता थी साम्यवाद। ठीक है, वे कल्पना करते थे कि जो रामचरितमानस है और गीता ग्रंथ है उसको वे पढ़े थे, अच्छी तरह उसके बारे में जानते थे। और उन्होंने राम राज्य का अर्थ भले ही नहीं लिखा, परंतु उन्होंने राम राज्य को साम्यवाद जैसा ही माना था। अतः एक ऐसी साम्यवादी जो व्यवस्था थी उसकी स्थापना करना जिसमें धर्म की रक्षा हो सके, सुखी जीवन सभी व्यतीत करे, व्यक्तिगत सबको स्वतंत्रता मिली हो, और ये सब किस में हो सकता है? तो राम राज्य के अंतर्गत ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार काम और अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने सभी कामगारों को समान वेतन के सिद्धांत पर बल। इतना दूर हम लोगों ने देखा था महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर है वे है राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, पूछा जा रहा है किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? तो मूल्यों का समाजशास्त्र राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है। राधा कमल मुखर्जी आधुनिक भारत के प्रसिद्ध चिंतक एवं समाज विज्ञानी थे। प्रोफेसर मुखर्जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, इसलिए वे उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के प्रणेता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने समाजशास्त्र का जो वैल्यूज था उसके बारे में भी उन्होंने कार्य किए थे। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो राधा कमल मुखर्जी है। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो लेकिन आप लोग वीडियो को पता नहीं लास्ट तक देखते हो या नहीं देखते हो और क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो। तो अगर आप लोग को इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं कोई नया क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछूंगी। अभी मैं पूछने जा रही थी लेकिन फिर मुझे याद आया कि आप लोग तो आंसर दोगे नहीं, तो मैं पूछ कर ही क्या करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो राधा कमल मुखर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने यह माना है कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? तो किनका यह कथन है? राधा कमल मुखर्जी का कथन है। राधा कमल मुखर्जी का यह मानना है कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य मूल्य की रचना करने वाले और मूल्यों पर अमल करने वाले प्राणी मनुष्य मूल्यों का स्रोत ही नहीं वरन उन मूल्यों के निर्णायक भी हैं जो समूह और संस्थानों के कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए तमाम अंतर्व्यक्तिक लक्ष्य संबंधों का व्यवहारों पर बिखरे पड़े होते हैं। नेक्स्ट है कि बहुआयामी पद्धति। ठीक है, बहुआयामी पद्धति के अंतर्गत आपका सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु किसने प्रतिपादित किया है? तो राधा कमल मुखर्जी ने प्रतिपादित। राधा कमल मुखर्जी 20वीं सदी के कतिपय बहुविज्ञानी सामाजिक मनोवैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने विभिन्न विषयों जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, परिस्थिति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्य, समाज कार्य, संस्कृति, सभ्यता, कला, रहस्यवाद, संगीत, धर्मशास्त्र, अध्यात्म, आचार शास्त्र, मूल आदि जो विभिन्न अनुशासनों को अपने बहुमूल्य योगदान प्रदान किया है। इन समस्त क्षेत्रों में प्रोफेसर मुखर्जी को अद्वितीय देन उनके द्वारा रचित 50 से अधिक कृतियों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी है? तो राधा कमल मुखर्जी ने दी है। हायरार्की ऑफ वैल्यूज राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय समाजशास्त्री को सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध था? सामाजिक मूल्य का सिद्धांत भारतीय समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी ने यह सिद्धांत शिकागो यूनिवर्सिटी के जर्नल में भी प्रकाशित किया गया था। जर्नल में इस सिद्धांत को द डायनामिक्स ऑफ मॉडल्स ऑफ राधा कमल मुखर्जी शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया? प्रतीकों का अध्ययन किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो राधा कमल मुखर्जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रतीकों का अध्ययन दिया गया है, तो प्रतीकों का अध्ययन नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन जो मूल्यों का अध्ययन किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो राधा कमल मुखर्जी। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो राधा कमल मुखर्जी हैं। नेक्स्ट हमारे थिंकर है भगवान दास। भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित हैं। भगवान दास जी का जन्म वाराणसी में 12 जनवरी 1869 को हुआ था।
उन्होंने ब्रिटिश भारत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सेवा की थी। वे हिंदुस्तानी संस्कृति समाज से संबंध रखे थे तथा दंगा विरोधी के रूप में भी सक्रिय रहे। 1894 में एनी बेसेंट के एक भाषण से प्रभावित होकर वे थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गए और 1895 में विभाजन के वक्त वो थियोसॉफिकल सोसाइटी अडियार का साथ दिए और 1955 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था और वो भारत रत्न से सम्मानित हुए चौथे व्यक्ति थे और 18 सितंबर 1958 को इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए यहाँ पे कथन दिए गए हैं। तो पहले वो क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों में विभेद बढ़ जाते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन आर जो है ये कथन गलत है। डॉक्टर भगवान दास जी के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के तो पूरक हैं तथा वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य भी बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे थिंकर है विवेकानंद जी। उनका हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। धर्म का बीज वहाँ गड़ा हुआ है जहाँ मैं हम में एकाकार है। विवेकानंद और अरविंद, गांधी और लोहिया इसी दृष्टि से प्रवक्ता थे। विवेकानंद ने अपने अधूरे लेख धर्म का मूल तत्व में धर्म की व्याख्या करते हुए सर्वप्रथम मैं के स्थान पे हम का स्थान का प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर है वे हैं एम.एन. श्रीनिवास। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? संदर्भ समूह सिद्धांत के कौन है? एम.एन. श्रीनिवास जी हैं। इन्होंने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा दी थी। वे भारतीय जाति व्यवस्था की संरचना में होने वाले जो परिवर्तन है उसको स्पष्ट वे वर्णन करते हैं। ठीक है, अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखते हैं तो योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को एक प्रत्याशी समाजीकरण की प्रक्रिया मानते हैं। योगेंद्र सिंह ने चाणूखेड़ा नामक गांव का अध्ययन किया था जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पुनः संस्कृतिकरण की भी जो बात है वो किनके द्वारा की गई है? तो योगेंद्र सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया था? तो एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के मैसूर जिले के रामपुरा गांव का वे अध्ययन किए थे और जाति एवं धर्म के संरचनात्मक कार्यात्मक पक्षों का विश्लेषण के साथ साथ ग्रामीण परिवेश में जातीय व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन और जातीय गतिशीलता के बारे में वे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य कल भी हम लोगों ने देखा, यह किनके द्वारा बोला गया है? तो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा बोला गया है। एम.एन. श्रीनिवास जी संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण, धर्म निक्षेपीकरण, ब्राह्मणीकरण, प्रभु जाति ये सब के बारे में वे बात करते हैं। वोट बैंक के बारे में बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास जी। उन्होंने 1955 में उनका जो शोध पत्र था द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज में वोट बैंक राजनीति का सर्वप्रथम वे प्रयोग किए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो असामीय हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनको संरक्षण चुनावों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने लिखा कि एक संरक्षण उन्हें आर्थिक एवं अन्य लाभ देता है। ग्रामीण संरक्षण चुनावों के दौरान वोट बैंक होते हैं, बदले में राजनीतिक उन्हें चावल, मील, बसों के लाइसेंस ये सब चीज़ें जो है उपलब्ध कराते हैं। तो इतना ही था हम लोग का भारतीय समाजशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन। कल के क्लास में हम लोग कवर करेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियों को। तो चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। कल के क्लास में हम लोग विभिन्न जो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो थ्योरी हैं, जैसे मिडिल रेंज थ्योरी हो गया, ठीक है, फिनोमेनोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।